नमस्कार दोस्तों, स्वागत है विद्यार्थी 2.0 पर जीके जीएस के एक और नए सेट प्रैक्टिस में आपका स्वागत करता हूं। चलिए पहला क्वेश्चन है, 1923 ईस्वी में चित्तरंजन दास एवं मोतीलाल नेहरू ने स्वराज पार्टी की स्थापना कहां पर की थी। ऑप्शन ए है पटना में, ऑप्शन बी है इलाहाबाद, ऑप्शन सी है लखनऊ और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इलाहाबाद, यानी ऑप्शन बी द राइट आंसर हो जाएगा। 2 नंबर क्वेश्चन है, अल हिलाल समाचार पत्र जो है किसके द्वारा राष्ट्रीयता के प्रचार के लिए शुरू किया गया था। ऑप्शन ए है मोहम्मद अली, ऑप्शन बी है महात्मा गांधी, ऑप्शन सी अब्दुल कलाम आज़ाद और ऑप्शन डी है सैयद अहमद खान। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अब्दुल कलाम आज़ाद। अल हिलाल समाचार पत्र जो है किसके द्वारा रचित है? अब्दुल कलाम आज़ाद, जिसका क्या किया जाता था? राष्ट्रीयता के प्रचार में इसका शुरू किया गया, यूज किया गया। चलिए 3 नंबर क्वेश्चन है, हर्मिट ऑफ शिमला किसे कहा जाता है? हर्मिट ऑफ शिमला किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए में है जॉर्ज जूले, ऑप्शन बी है विलियम बेडरबन, ऑप्शन सी ए ओ ह्यूम और ऑप्शन डी है रविंद्रनाथ टैगोर। तो हर्मिट ऑफ शिमला जो है ए ओ ह्यूम को कहा जाता है, यानी ऑप्शन सी द राइट आंसर हो जाएगा। 4 नंबर क्वेश्चन है, भारत के प्रधानमंत्री, ऑप्शन ए है लोकसभा में बहुमत दल का नेता होता है, सार्वजनिक उम्र का सांसद होता है, सर्वाधिक मत प्राप्त करने वाला सांसद होता है, राष्ट्रपति जिसे बनाना उचित समझे। तो जो भारत के प्रधानमंत्री होते हैं वो लोकसभा में बहुमत दल का नेता होता है। चलिए 5 नंबर क्वेश्चन है, लोकसभा का सत्र एक वर्ष में न्यूनतम कितने बार बुलाया जाता है? लोकसभा का जो सत्र है एक बार में न्यूनतम कितनी बार बुलाया जाता है? ऑप्शन ए है 2 बार, ऑप्शन बी है 4 बार, ऑप्शन सी है 6 बार और ऑप्शन डी है 3 बार। तो लोकसभा का जो सत्र है एक वर्ष में न्यूनतम 2 बार बुलाया जाता है, यानी ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। 6 नंबर क्वेश्चन है, राज्यसभा के लिए नामित प्रथम फिल्म अभिनेत्री कौन थी? ऑप्शन ए है नरगिस दत्त, ऑप्शन बी है वैजयंती माला, ऑप्शन सी है हेमा मालिनी, ऑप्शन डी है जयललिता। तो राज्यसभा में प्रथम नामित जो अभिनेत्री है वो कौन थे? तो नरगिस दत्त, यानी ऑप्शन ए द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन है, राज्यसभा के लिए 6 नंबर हो गया। अब 7 नंबर है, ब्रह्मांड में विस्फोटित तारा है, ब्रह्मांड में जो है विस्फोटित तारा है, तो ब्रह्मांड में विस्फोटित तारा कौन है? ऑप्शन है धूमकेतु, ऑप्शन बी उल्का, ऑप्शन सी है लुब्धक और ऑप्शन डी है अभिनव तारा। तो ब्रह्मांड में जो विस्फोटित तारा है तो इसका राइट आंसर कौन हो जाएगा? अभिनव तारा जो है विस्फोटित तारा है। 8 नंबर क्वेश्चन है, भूपृष्ठ से परावर्तित अवरक विकिरण के अवशोषण द्वारा भूवायुमंडल के तापमान में वृद्धि की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए है सुनामी, ऑप्शन बी है सौर तापन, ऑप्शन सी है ग्रीन हाउस प्रभाव, ऑप्शन डी है भूकंपीय प्रभाव। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, यानी ग्रीन हाउस प्रभाव कहते हैं। चलिए आगे क्वेश्चन है 9 नंबर, हवाई जहाज प्रायः खाली स्थान में उड़ते हैं। ऑप्शन है क्षोभ मंडल में उड़ते हैं कि समताप मंडल में कि मध्य मंडल में कि वायुमंडल में। जो हवाई जहाज है वो समताप मंडल में क्या करते हैं? अपना उड़ान भरते हैं, यानी समताप, यानी उसमें समान ताप एवं दाब होता है। 10 नंबर क्वेश्चन है, रेगिस्तानों में बादल बरसते नहीं है, क्यों बरसते नहीं है भाई? तो ऑप्शन ए है उच्च वायु वेग के कारण, निम्न ताप के कारण, निम्न वायु वेग के कारण और निम्न आर्द्रता के कारण। तो रेगिस्तान में बादल क्यों नहीं बरसते हैं? तो निम्न आर्द्रता के कारण, यानी ऑप्शन डी द राइट आंसर हो जाएगा आपका। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन है, मुद्रास्फीति की उच्च दर और बेरोजगारी की उच्च दर की एक साथ उपस्थिति को क्या कहते हैं? एक साथ उपस्थिति को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए है गतिरोध, ऑप्शन बी है स्टैगफ्लेशन, ऑप्शन सी है चल स्फीति और ऑप्शन डी है अवस्फीति। तो मुद्रास्फीति की उच्च दर जो है बेरोजगारी की उच्च दर जो दोनों एक साथ उपस्थित हो तो उसको हम लोग स्टैगफ्लेशन कहते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन है, भारत में लिग्नाइट का सबसे बड़ा उत्पादक कौन है? ऑप्शन ए है केरल, ऑप्शन बी तमिलनाडु, ऑप्शन सी राजस्थान और ऑप्शन डी है गुजरात। तो भारत में सबसे बड़ा लिग्नाइट का उत्पादक राज्य कौन सा है? तो तमिलनाडु है, यानी ऑप्शन बी द राइट आंसर आपका हो जाएगा। चलिए अब 13 नंबर क्वेश्चन है, 13 नंबर क्वेश्चन है, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर,
न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर के अंतर्राष्ट्रीय एसआई है? ऑप्शन ए है बल, ऑप्शन बी प्रणोद, ऑप्शन सी है संवेग और ऑप्शन डी है दाब। तो न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर जो है दाब का क्या है? एसआई मात्रक होता है। दाब बराबर होता है बल बटे में क्षेत्र होता है। बल का एसआई मात्रक हो गया न्यूटन और क्षेत्रफल यानी मीटर स्क्वायर, यानी न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर किसका एसआई मात्रक है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी यानी दाब का। 14 नंबर क्वेश्चन है, एक कुली जमीन से 20 केजी का सामान उठाता है और उसे जमीन से 2 मीटर ऊपर अपने सर पर रखता है। सामान पर उसके द्वारा किए गए कार्य की गणना करें। जब कोई वस्तु ऊपर की ओर उठाता है तो वस्तु क्या है? जो स्थिर है, तो उस पर कार्य कौन सा होगा? तो स्थितिज ऊर्जा होगा, यानी स्थितिज ऊर्जा का कार्य होगा। तो इसमें फार्मूला क्या लगेगा? तो mgh, यानी m क्या है? द्रव्यमान हो गया 20 kg, g यानी g का मान दिया 10 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर और h क्या है? 2। तो तीनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो इसका राइट आंसर क्या होगा? 400 जूल। ऑप्शन यानी सी द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अब आगे क्वेश्चन है 15 नंबर, यदि वायु प्रतिरोध को नगण्य माना जाए, यदि वायु प्रतिरोध को नगण्य माना जाए तो मुक्त रूप से गिरते हुए पिंड की स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा का योग क्या होगा? ऑप्शन ए है अनंत, ऑप्शन बी स्थितिज ऊर्जा का योग का दुगना, ऑप्शन सी है 0 और ऑप्शन डी है स्थिर हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऊर्जा का योग क्या होगा? स्थिर होगा। 16 नंबर क्वेश्चन है, एक राइफल से गोली चलाई गई, यदि राइफल बिना किसी रोक के पीछे की ओर आती है तो राइफल की गतिज ऊर्जा क्या होगी? तो इसमें गतिज ऊर्जा गोली की गतिज ऊर्जा से कम होती है। तो इसमें ऑप्शन क्या है? ऑप्शन बी द राइट आंसर, यानी गोली की गतिज ऊर्जा से कम होगी। चलिए 17 नंबर क्वेश्चन है, 17 नंबर, जब एक स्थिर बल किसी वस्तु पर 3 सेकेंड तक 8 केजी द्रव्यमान वाली वस्तु पर लगती है तो वस्तु के वेग को 4 मीटर प्रति सेकेंड से 6 मीटर प्रति सेकेंड तक बढ़ा देता है। तो प्रयुक्त बल की गुरुत्व बताना है आपको। तो इसमें सबसे पहले त्वरण क्या होगा? तो वेग में परिवर्तन बटे में समय, यानी 6 - 4 बटे में 3 को निकालेंगे तो 2 बटे में 3 होगा। इसके बाद बल बराबर क्या होगा? द्रव्यमान गुणे त्वरण, यानी द्रव्यमान क्या हो गया? 8 और त्वरण है निकाले हैं 2 बटे में 3, यानी 16 बटे में 3, यानी 5.33 न्यूटन। यानी चलिए अब 18वें क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। किसी अनुदैर्ध्य तरंग में लगातार 2 संपीड़न और 2 लगातार विरलीकरण प्रतिक्रियाओं के बीच की दूरी को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए है पदार्थ, ऑप्शन बी है तरंगदैर्ध्य, ऑप्शन सी है परिणाम और ऑप्शन डी है ऊर्जा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी यानी तरंगदैर्ध्य कहते हैं। कह रहा है कि अनुदैर्ध्य तरंग में लगातार 2 संपीड़न और 2 लगातार विरलीकरण प्रतिक्रियाओं के बीच की जो दूरी होती है उसको क्या बोलते हैं? तो तरंगदैर्ध्य बोलते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन है, यदि तापमान बढ़ता है तो ध्वनि की गति क्या होती है? यदि तापमान बढ़ता है तो ध्वनि की गति क्या होती है? बढ़ जाती है। चलिए 20 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसमें उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है? निम्नलिखित में से किसमें उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन ए है सेविंग मिरर, ऑप्शन बी है डेंटिस्ट का मिरर, ऑप्शन सी है वाहन की हेडलाइट और ऑप्शन डी है रिव्यू मिरर। तो उत्तल दर्पण का उपयोग किस में किया जाता है? तो रियर व्यू मिरर में उपयोग किया जाता है। 21 नंबर क्वेश्चन है, 20 सेंटीमीटर की वक्रता की त्रिज्या वाले एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होगी? ऑप्शन है 15 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर। तो फोकस दूरी पूछ रहा है, यानी एफ बराबर क्या होगा? तो इसका एफ का फार्मूला जो होता है r/2 होता है, यानी r कितना हो गया? 20 सेंटीमीटर, 2 कितना हो जाएगा? बटे में 2 यानी 10। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी द राइट आंसर हो जाएगा 10 सेंटीमीटर। चलिए 22 नंबर क्वेश्चन के बढ़ते हैं। देखिए 22 नंबर क्वेश्चन है, हाइपरमेट्रोपिया से पीड़ित लोगों द्वारा खाली स्थान लेंस का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन ए है अवतल, ऑप्शन बी है बेलनाकार, ऑप्शन सी है उत्तल और ऑप्शन डी है समावतल। तो हाइपरमेट्रोपिया से पीड़ित लोगों को मतलब कौन सा लेंस का उपयोग करके उनका उपचार किया जाता है? तो सबसे पहले इसका राइट आंसर देख लेते हैं, तो हो जाएगा उत्तल लेंस का उपयोग किया जाता है। हाइपरमेट्रोपिया यानी दूरदृष्टि दोष के लिए उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। मायोपिया यानी निकट दृष्टि दोष के लिए अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। प्रेसबायोपिया यानी जरा दृष्टि दोष के लिए द्विफोकसी लेंस का प्रयोग किया जाता है। और अंक बिंदुता यानी दृष्टि वैषम्यता के लिए बेलनाकार लेंस का प्रयोग किया जाता है। 23 नंबर क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी धातु का उपयोग विद्युत तार बनाने के लिए किया जाता है? ऑप्शन ए है चांदी, ऑप्शन बी है मैग्नीशियम, ऑप्शन सी है तांबा और ऑप्शन डी है लेड। तो विद्युत धातु का प्रयोग जो विद्युत तार बनाने के लिए
किया जाता है तो उनमें किसका प्रयोग होता है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तांबा का तार का प्रयोग होता है। देखिए, यह जो है एक तान्य धातु है जिसका प्रयोग विद्युत के सुचालक के रूप में किया जाता है। तांबा विद्युत का ऊष्मा, विद्युत तथा ऊष्मा के क्या है? यह क्या है? सुचालक भी है। चलिए 24वां क्वेश्चन है, एक घर में एक महीने के दौरान 150 यूनिट की ऊर्जा का प्रयोग किया गया है। जूल में इसी ऊर्जा की मात्रा क्या होगी? इसका पूछ रहा है कि जूल में इसी ऊर्जा की मात्रा क्या होगी? तो 1 यूनिट बराबर हम लोग जानते हैं 1 किलो वाट। 1 यूनिट बराबर 1 किलो वाट और 1 किलो वाट घंटा बराबर होता है 3.6 × 10⁶ जूल। यानी कितना पूछ रहा है कि 150 यूनिट, यानी 150 × 3.6 × 10⁶। इसको सॉल्व कर देंगे तो हम लोग 5.4 × 10⁸ आ जाएगा। यानी ऑप्शन बी इज द राइट आंसर इसमें हो जाएगा। 25 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से किसमें अस्थायी चुंबक की तरह चुंबकीय गुण नहीं है? निम्न में से किसमें अस्थायी चुंबक की तरह चुंबकीय गुण नहीं है? ऑप्शन ए है निकल, ऑप्शन बी है लोहा, ऑप्शन सी है कोबाल्ट और ऑप्शन डी है चुंबक पत्थर। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? चुंबक पत्थर में क्या होता है? चुंबकीय गुण नहीं होता है। चलिए 26 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस नियम के अनुसार जो दिए गए रासायनिक पदार्थ में हमेशा वही समान तत्व होते हैं जो वजन से एक निश्चित अनुपात में संयुक्त रहते हैं? यह किस नियम के अनुसार होता है? तो ऑप्शन ए स्थिर अनुपात का नियम है, तत्व संयोजन का नियम है, ऊर्जा संरक्षण का नियम है और द्रव्यमान संरक्षण का नियम है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए यानी स्थिर अनुपात का यह नियम है। 27 नंबर क्वेश्चन है, 90 ग्राम पानी में मौजूद मोलों की संख्या। 90 ग्राम पानी में मौजूद मोलों की संख्या है। ऑप्शन ए है 4, ऑप्शन बी है 5, ऑप्शन सी है 7 और ऑप्शन डी है 6। तो 90 ग्राम जो पानी है उसमें मोलों की संख्या कितनी होगी? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? एन यानी 5 हो जाएगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 5। यदि हम इसकी मोलों की संख्या को कैसे निकाला जाता है? तब निकालेंगे ग्राम में जो पानी का है भार बटे में अणु भार लेंगे। तो ग्राम में जो पानी का भार दिया गया है तो 90 ग्राम है, पानी का अणु भार कितना होगा तो उसको निकालेंगे तो 18 ग्राम प्रति मोल होता है। यानी 90/18 यानी 5 हो गए। मोलों की संख्या कितना हो जाएगा? 5। 28 नंबर क्वेश्चन है, संभारिकों में खाली स्थान की संख्या समान होती है। संभारिक में किसकी संख्या समान होती है? तो नाभिकों की संख्या समान होती है। नाभिक की संख्या क्या होती है? समान होती है। यदि हम संभारिक की बात करें तो ये जो होता है अलग अलग पदार्थ या तत्वों के वे परमाणु जिनके परमाणु द्रव्यमान तो समान होते हैं लेकिन उनके परमाणु क्रमांक जो है अलग अलग होते हैं तो उसको हम लोग समभारिक कहते हैं। संभारिक में जो होता है नाभिक समान तथा प्रोटॉन की संख्या अलग अलग होती है। समस्थानिकों में प्रोटॉनों की संख्या समान होती है। 29वां क्वेश्चन है, परिवर्तनीय संयोजकता खाली स्थान दर्शाते हैं। परिवर्तनीय जो संयोजकता है वो क्या दर्शाते हैं? तो संक्रमण तत्व से दर्शाते हैं। 30 नंबर क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा पदार्थ गैस्ट्रिक अम्ल के एक संगठन के रूप में पेट में स्रावित नहीं होता है? 30 नंबर क्वेश्चन है, ऑप्शन ए में दिया है, ऑप्शन ए है पोटेशियम क्लोराइड, ऑप्शन बी है सल्फ्यूरिक अम्ल, ऑप्शन सी है हाइड्रोलिक अम्ल और ऑप्शन डी है सोडियम क्लोराइड। जो कौन सा पदार्थ है जो गैस्ट्रिक अम्ल के एक संगठक के रूप में पेट में स्रावित नहीं होता है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सल्फ्यूरिक अम्ल जो है प्रवाहित नहीं होता है क्योंकि पेट में क्या होता है? हाइड्रोलिक अम्ल, पोटेशियम क्लोराइड और सोडियम क्लोराइड क्या होते हैं? प्रवाहित होते हैं। 31 नंबर क्वेश्चन है, किसने यह खोजा कि हर 8वें तत्व के गुण पहले के समान है? किसने यह खोजा कि हर 8वें तत्व का गुण जो है पहले के क्या है? समान है। तो न्यूलैंडस ने खोजा था तो इसलिए ऑप्शन ए द राइट आंसर हो जाएगा। 32 नंबर, खाली स्थान पारे का एक अयस्क है। पारे का अयस्क क्या है? ऑप्शन ए है हीमेटाइट, ऑप्शन बी है मैग्नेटाइट, ऑप्शन सी है सिनेबार और ऑप्शन डी है बक्साइट। तो जो पारे का जो किसका अयस्क है तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सिनेबार जो है पारे का अयस्क है। 33 नंबर है, जीवन की मूलभूत इकाई क्या है? जीवन की मूलभूत इकाई क्या है? तो कोशिका है। 34 नंबर है, निम्न में से कौन सा सरल अस्थायी उत्तक नहीं है? निम्न में से कौन सा जो है सरल अस्थायी उत्तक नहीं है? जीवोत्तक, जाइलम, क्लेरन काइमा और है स्क्लेरन काइमा। तो कौन सा अस्थायी उत्तक नहीं है? तो जाइलम है वो अस्थायी उत्तक नहीं है। 35 नंबर है, जीवों द्वारा जीवन जीने के लिए और
अधिक वंश वृद्धि के लिए बेहतर अनुकूलित वातावरण बनाने की प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं? तो इसको बोलते हैं प्राकृतिक चयन। ऑप्शन ए द राइट आंसर हो जाएगा। 36 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन कशेरुकी की विशेषता नहीं है? कशेरुकी की विशेषता नहीं है। पृष्ठरज्जु, व्यासीय समिति, आंतरिक कंकाल और द्विभागीय समिति। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी यानी व्यासीय समिति जो है इनका विशेषता नहीं है। यदि हम व्यासीय समिति की बात करें तो इकाइनोमैडेटा वर्ग के जीवों में ये जो है पाया जाता है। 37 नंबर क्वेश्चन है, लार ग्रंथि जो है खालिस्तान एंजाइम स्रावित होता है। लार ग्रंथि में कौन सा एंजाइम स्रावित होता है? तो एमाइलेज एंजाइम क्या होता है? स्रावित होता है, यानी ऑप्शन डी द राइट आंसर हो जाएगा। अब 38 नंबर क्वेश्चन है, किसने सरला पुरस्कार से सम्मान किए जाने की घोषणा की है? किससे जो सरला पुरस्कार से सम्मान किए जाने की घोषणा की गई है? तो नित्यानंद नायक को घोषणा की गई है, यानी ऑप्शन ए द राइट आंसर हो जाएगा। 39 नंबर क्वेश्चन, राष्ट्रीय डाक सप्ताह कब मनाया गया है? राष्ट्रीय डाक सप्ताह कब मनाया गया? तो राष्ट्रीय जो डाक सप्ताह होता है वो 9 से 15 अक्टूबर तक मनाया जाता है। 40 नंबर क्वेश्चन है, किस शहर में वायु प्रदूषण से निपटने के लिए अभियान रेड लाइट ऑन गाड़ी ऑफ शुरू किया? किसने जो है वायु प्रदूषण से निपटने के लिए रेड लाइट ऑन गाड़ी ऑफ शुरू किया? तो कौन? तो नई दिल्ली। आज के इस वीडियो में 40 तक क्वेश्चन को ही हम लोग सॉल्व कर पाए हैं। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। फिर मिलेंगे नए जोश नए एनर्जी के साथ नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।